हम में से बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें अब बहुत अच्छे और डिसेंट रिटर्न्स मिलते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स जो बाकी के ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल PPF, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 7.1% है, और अगर आप इसमें 50,000 के करीब लगाते हैं 20 सालों के लिए तो ये आपको 2,33,000 के करीब रिटर्न देगा। उसी तरह से फिक्स डिपॉजिट, जो कि एक बहुत ही कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसका मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है 7.5%, ये आपको 20 सालों में अगर आप 50,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 2,80,000 के करीब रिटर्न देगा। हालांकि म्यूचुअल फंड जिसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न 20% के करीब, जहां पर आपने टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वही सेम अमाउंट 50,000 20 सालों के लिए, वहां पर आपको 19.25 लाख के करीब का रिटर्न मिल सकता है। इन सब के बावजूद म्यूचुअल फंड की पहुंच हमारे देश में बहुत कम है। ये हमारे GDP का सिर्फ 12% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 63% है। हालांकि ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड्स की पहुंच बहुत कम है, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और जिसकी कमी के कारण लोगों को डर लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े इन्हीं मिथ्यों को दूर करेंगे और इससे जुड़े सही फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे। बट इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई कमेंट है तो ज़रूर शेयर करें। मिथ नंबर 1, म्यूचुअल फंड सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए हैं, जबकि रियलिटी ये है कि म्यूचुअल फंड्स कॉमन इन्वेस्टर के लिए भी है, जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके लिए हर म्यूचुअल फंड हाउस अपने पास फंड मैनेजर की टीम रखता है, ताकि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो उनको एक अच्छी सलाह दे सके, क्योंकि उनको मार्केट रिसर्च की नॉलेज होती है, उनके पास वो स्किल सेट होता है जो हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं कि कौन से फंड्स अच्छे हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। अब क्योंकि हर फंड हाउस अपने पास फंड मैनेजर्स रखता है, तो वो एक ज़्यादा सस्ता और एक रिलायबल ऑप्शन है। मिथ नंबर 2, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल ही गलत है। म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने के लिए आप कम से कम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम SIP भी बोलते हैं। और अगर आप लमसम में करना चाहें, यानी कि एक मुश्त पैसे में करना चाहें, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट वहाँ पर 5,000 रुपये की है। फिर आप आगे चल के हज़ार रुपये करके अपनी इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि हमारे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, फॉर टैक्स सेविंग स्कीम्स जो हैं हमारी, यानी कि जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जहाँ पर हमारी टैक्स सेविंग होती है, वहाँ पर भी आप कम से कम 500 रुपये से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। SIP के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन आगे। मिथ नंबर 3 कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। रियलिटी ये है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन में या आने वाले उनकी शादियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। और सिमिलरली अगर आप कोई सेलिब्रेशन या कोई ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। वैसे म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे जो कि अलग अलग तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि डेट फंड्स हो गए, इक्विटी फंड्स हो गए, जो अलग अलग तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हालांकि ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए और कुछ सालों के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स, फिर आते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, डेट फंड्स, और फाइनली आती हैं इक्विटी फंड्स। मिथ नंबर 4 कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये भी आधा सच है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट रखना है या नहीं रखना है, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो रख भी सकते हैं, ना चाहें
तो आप अपने ओल्ड ट्रेडिशनल अकाउंट स्टेटमेंट मोड के थ्रू भी इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। इसके अंदर बस ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आप ETFs में डील करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में डील करते हैं, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। जो बाकी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जो क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं, जैसे कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, उसके अंदर भी इन्वेस्टर की मर्जी है कि वो अपने लिए डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं या वही पुराने तरीके से अपने अकाउंट स्टेटमेंट मोड के तरीके से अपना इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आजकल, ज़ेरोधा, कैम्स, ग्रो, उनके थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ये फ़ायदा है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आप अपने सारे फंड्स को एक ही जगह पे देख सकते हैं, जबकि अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको हर फंड हाउस की अलग अलग वेबसाइट पे जा करके अपने म्यूचुअल फंड्स को चेक करते रहना पड़ सकता है। मिथ नंबर 5, अगर एक फंड की NAV हाई है तो इसका मतलब वो अपने पीक पर पहुंच चुका है। ये म्यूचुअल फंड्स को लेकर के एक बहुत ही गलत धारणा है कि अगर उसका NAV हाई है तो वो अब उसके पीक पे पहुंच चुका है और अभी आगे परफॉर्म ही नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि NAV और कुछ नहीं बल्कि ये दिखाती है कि उस पर्टिकुलर फंड ने जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी आज की डेट में क्या मार्केट वैल्यू है। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि कभी भी सेल किए जा सकते हैं या परचेज किए जा सकते हैं, जो कि फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी जो स्कीम स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे ये सही टाइम है खरीदने का या बेचने का। तो अगर फंड मैनेजर को लगता है कि उसका NAV पीक पे पहुंच चुका है तो वो उसे सेल करने की भी सोच सकता है। तो अगर म्यूचुअल फंड का NAV हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंसिव है, इसका मतलब ये है कि वो म्यूचुअल फंड एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ सालों से। मिथ नंबर 6 कि म्यूचुअल फंड्स में कोई रिस्क नहीं होते। जितनी भी एड्स या प्रमोशंस होती हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसके अंदर एक ही कॉमन मैसेज दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होते हैं। अब वो हाई रिस्क हो सकते हैं, मीडियम रिस्क, लो रिस्क टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर स्टॉक्स ऊपर नीचे जाएंगे, अगर मार्केट में चेंजेस आएंगे तो आपके म्यूचुअल फंड्स में भी चेंजेस आएंगे, और जिसकी बेसिस पे आपके जो म्यूचुअल फंड्स की NAV है, जो नेट एसेट वैल्यू है, वो उसमें भी बदलाव आएगा। इवन जब आप गवर्नमेंट बेस्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। जैसे कि अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो वो पूरे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए अगर आप हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी हाई ही होगा। मिथ नंबर 7 कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट सिर्फ इक्विटी मार्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स बाकी के जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर, इन तरह के एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। अब इन सब का फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं अपनी ऑब्जेक्टिव या अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मिथ नंबर 8, एक टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड को खरीदने का मतलब है उसके अच्छे रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग बहुत डायनामिक होती हैं, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने एक हाई रेटेड म्यूचुअल फंड खरीदा है और उसकी आज के महीने में अगर वो टॉप रेटेड फंड है तो आने वाले महीने दर महीने भी उसकी रेटिंग सेम ही होगी। मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर उसकी रेटिंग बदलती भी रह सकती है। एक टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये आपको गारंटी नहीं दिला सकता कि आने वाले समय में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को इवन दो अगर वो आपके टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें और देखते रहें कि कौन सा म्यूचुअल फंड इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन से को बेचने की तैयारी करनी चाहिए। मिथ नंबर 9 कि मैंने अगर अपने पैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दे दिए हैं मैनेज करने के लिए तो मुझे अब अपने फंड्स को रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स
बहुत अच्छे से आपके फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ सिचुएशंस बदलती रहती हैं, मार्केट सिचुएशंस भी बदलती रहती हैं, आपके हो सकता है आपके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स बदल जाए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहें। इसलिए चाहे कोई भी आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहा हो, आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके म्यूचुअल फंड सही ट्रैक पर चल रहे हैं या ये समय है उनको बेचने का या उन्हें चेंज करने का। मिथ नंबर 10 और जो आखिरी मिथ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सिप ज़्यादा बेटर है या लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है। सो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहां पर आप मिनिमम एक अमाउंट को किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप महीने के महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं। जहां सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 500 रुपये है। इसी तरीके से जो लमसम इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जहाँ पर लॉक इन पीरियड भी होता है। अब दोनों फंड्स के अंदर, दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपने खुद के फ़ायदे नुकसान हैं। तो सिप के बेनिफिट्स क्या हैं? हाईली अफोर्डेबल होती है क्योंकि आप इसमें छोटी रकम से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपये से शुरू होती है। अब क्योंकि आप सिप के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं और मंथली आपके पैसे कटते रहते हैं, तो ये आपकी एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट हो जाती है। क्योंकि आप सिप में रेगुलरली इन्वेस्टेड रहते हैं, तो इसके अंदर जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। लेस स्ट्रेसफुल है क्योंकि आपको हर महीने अपने पैसे अपने आप कटते चले जाते हैं और आपको इसके अंदर मार्केट फ्लक्चुएशंस के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से लमसम इन्वेस्टमेंट के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। अब लमसम में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है फ्रॉम डे वन। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक अटैच कर दूंगी, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में रहने के दौरान आप मार्केट करेक्शंस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप एक्सपीरियंस्ड है, तो आप मार्केट करेक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं और लोअर प्राइस पर ज़्यादा यूनिट्स की परचेजिंग कर सकते हैं। आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आपका बेटर कंट्रोल होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, क्योंकि मार्केट की सिचुएशंस को देख करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्विच करते रह सकते हैं और हायर रिटर्न्स ले सकते हैं। सो इस तरह से सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट के अपने अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा सूटेबल है। सिप जहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली है, कम स्ट्रेसफुल है, वहीं पर लमसम आपको हायर रिटर्न्स दे सकती है। आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप इसमें अपनी स्कीम्स बदलते रह सकते हैं ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में। सो दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। सो इस मिथ का फैक्ट यही है कि अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो सिप आपके लिए बेनिफिशियल है, बट अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को समझते हैं, तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। सो आई होप आज हम आपके बहुत सारे मिथ्स को करेक्ट कर पाए होंगे। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई कमेंट या फीडबैक है या ऐसा कोई मिथ जो मैं अभी इसमें कवर नहीं कर पाई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और हम उनका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.